अगर आप रीट एग्जाम में इंग्लिश को जो फर्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में पैसिव वॉइस से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप ये वीडियो भी कंप्लीट देख लेते हैं तो पैसिव वॉइस के क्वेश्चन आप आराम से सही कर पाएंगे। इस वीडियो में हम पैसिव वॉइस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, रूल्स और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम रीट एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और रूल्स की बात करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वॉइस। वॉइस दो टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आपके एग्जाम में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का कन्वर्जन पूछा जाता है। अब हम समझते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट डज एन एक्शन, सब्जेक्ट कोई काम करता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, एन एक्शन इज डन ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर कोई काम किया जाता है। अब किस तरीके से समझते हैं, जैसे आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूँ, इसमें सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है। लेकिन पैसिव वॉइस की अगर बात करें, ए लेटर इज रिटन बाय मी, एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक्टिव वॉइस की शुरुआत हम सब्जेक्ट से करते हैं और पैसिव वॉइस की शुरुआत हम ऑब्जेक्ट से करते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अब एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए कुछ रूल्स फॉलो होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले जनरल रूल देखते हैं। एक्टिव वॉइस का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब हम किस तरीके से चेंज करते हैं, अलग अलग टेंस में हम किस तरीके से रूल्स लगाते हैं, उनकी हम बात करेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है तो नाउन तो सेम रहता है, लेकिन प्रोनाउन में कुछ चेंजेस होते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोनाउन की। तो हमने बात की कि नाउन अगर सब्जेक्ट की जगह पर आए चाहे ऑब्जेक्ट की जगह पर आए सेम रहता है, लेकिन प्रोनाउन चेंज हो जाता है। तो प्रोनाउन की सब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है और ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है वो जानना जरूरी है। सब्जेक्ट फॉर्म की बात करें, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सभी प्रोनाउन की सब्जेक्ट फॉर्म होती है। और ऑब्जेक्ट बनने के बाद हम इनकी ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे आई का हो जाता है मी, वी का अस, यू, हिम, हर, इट और देम। अब हम बात करेंगे अलग अलग टेंसेज में हम एक्टिव से पैसिव किस तरीके से बनाते हैं। जनरल रूल की अगर बात करें तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर सभी टेंस में सेम रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हम यूज करते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई राइट अ लेटर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का हम यूज करते हैं, ये हम टेंस के अंदर पढ़ते हैं। अब इसका कन्वर्जन करने के लिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए लेटर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज आर एम का हम यूज करेंगे। तो ए लेटर के साथ क्या आएगा, इज आएगा, ए लेटर इज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न होती है, ए लेटर इज रिटर्न बाय मी। सब्जेक्ट कौन है, आई। तो आई की अगर ऑब्जेक्ट फॉर्म अगर लिखेंगे तो क्या होगा, मी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगा, ए लेटर इज रिटर्न बाय मी। इसी तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की भी बात करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस फॉर्म का यूज होता है। जैसे आई रोट अ लेटर। अब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इज आर एम की जगह पर वोज वर्ब का यूज करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो ए लेटर वोज रिटर्न बाय मी। इसी तरीके से फ्यूचर की अगर बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में विल, सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। आई सेल राइट अ लेटर। आई और वी के साथ हम जनरली सेल का यूज करते हैं और सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं। तो हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ए लेटर। ए लेटर के साथ हम विल, सेल में से विल का यूज करेंगे, ए लेटर विल। इसके बाद यहाँ पर हम बी का यूज करते हैं, ए लेटर विल बी, थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय मी। तो इस तरीके से हम इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज करते हैं। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, आई डू नॉट राइट अ लेटर, इसका अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले अ लेटर इज नॉट रिटर्न बाय मी। इस तरीके से हम अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो नेगेटिव में पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट का यूज करेंगे, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। अब हम कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। कंटिन्यूस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की हम बात करेंगे। तो एक्टिव वॉइस क्या होगा, आई एम राइटिंग अ लेटर। पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। और फ्यूचर में आई सेल बी राइटिंग अ लेटर, इस स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं।
तो कंटिन्यूस में क्या ध्यान रखना है, इज आर एम के बाद बीइंग का हम यूज करते हैं। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। अब फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस में विल सेल के बाद बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का हम यूज करते हैं, जैसे आई सेल बी राइटिंग अ लेटर। तो हमें एक रूल ध्यान रखना है, जब भी बी की फॉर्म एज ए मेन वर्ब के रूप में आए तो हम उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में बात करें तो बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये दोनों को हम मेन वर्ब मानेंगे। तो जब बी एज ए मेन वर्ब आता है तो उसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता। आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर सेंटेंस में बी और बीन डायरेक्ट आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते। अब आगे इस रूल को हम डिटेल से भी बात करेंगे। तो आई सेल बी राइटिंग अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसमें भी अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट का यूज कर सकते हैं। अब परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। परफेक्ट टेंस में हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की बात करेंगे। तो परफेक्ट टेंस में ध्यान रखना है कि हम बीन का यूज करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम। तो आई हैव रिटन ए लेटर का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, सबसे पहले ए लेटर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैज। आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं, लेकिन ए लेटर के साथ हम हैज का यूज करेंगे। ए लेटर हैज, उसके बाद बीन का हम यूज करेंगे, ए लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट का भी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आई हैड रिटन ए लेटर, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। ध्यान क्या रखना है कि हैज, हैव और हैड के बाद पैसिव वॉइस बनाते टाइम हम बीन का यूज करते हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो इसमें विल, सेल और हैव का यूज होता है। उसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। अब परफेक्ट कंटिन्यूस की हम बात करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, बी की फॉर्म का यूज हम एज ए मेन वर्ब करते हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि बी की फॉर्म का यूज अगर मेन वर्ब के रूप में होगा तो उसका पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते। या फिर मैंने इस तरीके से ये बताया कि बी और बीन अगर डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर आता है तो उसका पैसिव वॉइस हम जनरली नहीं बनाते। तो तीनों में क्या होगा, बीन का यूज होगा एक्टिव वॉइस के अंदर, जैसे आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। तो परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं पूछा जाता और बनता भी नहीं। अब हम बात करते हैं कि बी की फॉर्म का यूज जब मेन वर्ब के रूप में होता है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। इस रूल की हम बात करते हैं। जैसे इन सभी सेंटेंस के अंदर क्या हो रहा है, बी की फॉर्म का यूज एज ए मेन वर्ब हम कर रहे हैं, जैसे ही विल बी राइटिंग अ लेटर। या विल हेल्पिंग वर्ब के बाद बी प्लस राइटिंग, इसको कंप्लीट एज ए मेन वर्ब हम मानेंगे। और बी और बीन अगर डायरेक्ट आता तो उसका पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते। इसकी बात भी हमने प्रीवियस स्लाइड में की थी। तो ही विल बी राइटिंग अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसी तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूस इस टेंस का भी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते क्योंकि इसमें बीन का यूज होता है, तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसी तरीके से आई एम हैप्पी, यहाँ पर भी बी की फॉर्म का ही यूज हो रहा है। इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन और बीइंग, ये सभी बी की फॉर्म मानी जाती है। यहाँ पर एम का यूज एज ए मेन वर्ब हो रहा है, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। तो यहाँ पर भी इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसी तरीके से ही शुड बी पोलाइट, शुड के बाद बी डायरेक्ट आ रहा है, बी यहाँ पर एज ए मेन वर्ब आ रहा है, तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है कि बी की फॉर्म का यूज अगर एज ए मेन वर्ब होता है तो उसका पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते। तो इन सभी सेंटेंस का पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं मॉडल्स का पैसिव वॉइस हम किस तरीके से बनाते हैं। तो मॉडल्स में क्या होता है, मॉडल के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे आई कैन राइट अ लेटर। तो मॉडल का पैसिव वॉइस बनाने के लिए मॉडल के बाद बी का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देते हैं, जैसे ए लेटर कैन बी रिटन बाय मी। तो सिंपल सा रूल आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से आपके एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछे गए और इस बार के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे डज ही राइट अ लेटर। तो डज ही राइट अ लेटर एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज, आर, एम का यूज करते हैं। तो सेम टू सेम रूल फॉलो होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से हम सेंटेंस स्टार्ट कर देंगे, जैसे इज। इज क्यों आएगा, क्योंकि ए लेटर के साथ हम इज का यूज करते हैं और ए लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ से सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, लेटर। तो लेटर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो इज ए लेटर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इज ए लेटर रिटन बाय हिम। अब हम बात करते हैं WH वर्ड से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका पैसिव वॉइस हम किस तरीके से बनाते हैं। तो WH वर्ड से अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा, जैसे वाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास, तो हम पैसिव वॉइस में भी WH वर्ड से ही सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, वाई। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, द ग्लास। और एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। तो यू के लिए हम हैव का यूज करते हैं और द ग्लास के लिए हम हैज का यूज करेंगे। तो पैसिव वॉइस क्या होगा, वाई हैज, उसके बाद ऑब्जेक्ट द ग्लास,
उसके बाद हम हैज़ के साथ बीन का यूज करते हैं, वाई हैज़ द ग्लास बीन ब्रोकन बाई यू। तो इस तरीके से हम WH वर्ड वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं, जैसे हु और हुम। हु और हुम से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम रूल्स को डिफरेंट तरीके से अप्लाई करते हैं, तो उसकी बात हम करते हैं। जैसे अगर हु से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हम पैसिव वॉइस बनाते टाइम बाई हुम का यूज़ करते हैं सबसे पहले। बाई हुम के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब यू के लिए क्या आएगा, वर। बाई हुम वर यू। उसके बाद टीच की थर्ड फॉर्म टोट इंग्लिश। या फिर हम दूसरे स्ट्रक्चर का भी यूज कर सकते हैं, हम हु से भी सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे हु उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यू टोट इंग्लिश बाई। हु से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम दो तरीके से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, या तो बाई हुम से बनाएंगे या फिर हु और लास्ट में बाई का यूज करके हम सेंटेंस बनाएंगे। इसी तरीके से हुम से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है, हुम हैव यू इनवाइटेड, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हु से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, हु उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन इनवाइटेड बाई यू। जब हु से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हम दो तरीकों से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, दोनों में ध्यान रखना है, या तो हम बाई हुम से बनाएंगे या फिर हु से बनाएंगे। जब हु अगर सेंटेंस के स्टार्ट में होगा तो बाई लास्ट में आना जरूरी होगा। इसी तरीके से हुम का भी हम ध्यान रखेंगे, जब हुम से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हम हु से पैसिव वॉइस बनाएंगे लेकिन लास्ट में बाई का यूज नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ और क्वेश्चंस की। तो जनरल आपको क्या ध्यान रखना है कि हु और हुम का पैसिव वॉइस डिफरेंट तरीके से बनता है, बाकी सब में हम सेम रूल अप्लाई करते हैं। तो वर्ड से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। इसी तरीके से हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड, हाउ मेनी बुक्स यहाँ पर कंप्लीट WH वर्ड है, तो हम क्या करेंगे, हाउ मेनी बुक्स से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, हाउ मेनी बुक्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर रेड बाई यू। तो जनरल आपको क्या ध्यान रखना है कि किस टेंस में हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो इज आर एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस से प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन थोड़ा सा पता होना जरूरी है। तो हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। सबसे पहले ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट के साथ होते हैं, जैसे शट द डोर। तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए दो स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, या तो लेट से सेंटेंस बनाएंगे या फिर यू आर ऑर्डर, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर फॉरबिडन, इस तरीके का स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। तो शट द डोर का पैसिव वॉइस हम दो तरीकों से बना सकते हैं, जैसे लेट द डोर बी शट, इस फॉर्म का यूज करेंगे, फॉर्मूला रहेगा लेट ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। या फिर हम यूज करेंगे यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या फॉरबिडन, इनमें से क्या आएगा, इसके लिए हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इनका यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस की जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे गो अवे। तो इनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी हम इसी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जैसे यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे। इसी तरीके से अगर कोई मोरल सजेशन होगा, नैतिक सुझाव, जैसे हेल्प द पुअर, तो उसके लिए हम डिफरेंट तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। वो आपको सेंटेंस के अंदर पता लग जाएगा कि मोरल सजेशन है, कोई रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, क्या चीज़ है। जैसे द पुअर शुड बी हेल्प्ड, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद शुड, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने पैसिव वॉइस के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और रूल्स देख लिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे, जहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए और इस बार किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में पूछे गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विल बी। तो सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमको टेंस देखना पड़ता है। तो टेंस क्या होगा इसका, स्पीक्स, सी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये सारा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो जिस भी ऑप्शन में इज आर एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं हो रहा वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने ये भी देखा था कि इज आर एम के बाद हम डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो बीइंग तो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि बीइंग तो हम कंटिन्यूस में यूज करते हैं, तो बीइंग भी गलत होगा। तो आंसर क्या होगा, सी, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर फ्लुएंटली। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको देखना है कि टेंस कौन सा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेक करना है। अगर आप इतना भी देख लेते तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि 2 या 3 ऑप्शन तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, दे विल इनवाइट ऑल द चिल्ड्रन, द पैसिव फॉर्म ऑफ द अबव सेंटेंस विल बी। तो जब भी सेंटेंस आपके सामने आए सबसे पहले देखना ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द चिल्ड्रन, कंप्लीट ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑल द चिल्ड्रन जिस भी सेंटेंस में नहीं आ रहा वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो ऑल द चिल्ड्रन
ऑप्शन बी और डी में यूज नहीं हो रहा, तो ये तो गलत होंगे। अब हम देखते हैं सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनेट का। फ्यूचर इंडेफिनेट में विल सेल के बाद हम बी का यूज करते हैं, तो विल सेल के बाद बी का जहाँ पर यूज नहीं हो रहा वो भी गलत होगा। तो ऑप्शन सी की अगर बात करें तो विल के बाद हैव आ रहा है, तो सी ऑप्शन भी गलत होगा। अब ए ऑप्शन देखते हैं, ऑल द चिल्ड्रन विल बी इन्वाइटेड, इसमें सब कुछ सही है, तो ए ऑप्शन आंसर होगा। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि यहाँ पर बाई प्लस देम नहीं लिखा हुआ। तो एक रूल आपको ध्यान रखना है कि हर बार बाई प्लस सब्जेक्ट लिखना जरूरी नहीं होता, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो कुछ सब्जेक्ट को हम इग्नोर कर सकते हैं। बाई प्लस सब्जेक्ट लिखना हर बार जरूरी नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस विल बी। तो थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस, इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ब्रोक इनटू, इसको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। ब्रोक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती प्रवेश करना। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रोक, यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, मतलब वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर माई हाउस, तो माई हाउस से सेंटेंस स्टार्ट होगा। जहाँ पर भी माई हाउस से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब माई हाउस के बाद वॉज का यूज होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हो रहा है, तो जहाँ पर वॉज का यूज नहीं हो रहा वो भी गलत होगा, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन डी की बात करते हैं, ऑप्शन डी में इंटो का यूज नहीं कर रहे, इंटो को हमने हटा दिया। तो इंटो को हम नहीं हटा सकते क्योंकि ब्रोक इंटो को कंप्लीट हम वर्ब मानेंगे, तो ऑप्शन डी भी गलत होगा, क्योंकि ब्रोक इंटो कंप्लीट को हम वर्ब मानते हैं। ब्रोक इंटो का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती प्रवेश करना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, माई हाउस वॉज ब्रोकन इंटो बाई थीव्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस हु रोट दिस पोएम विल बी। तो हु और हुम की हमने बात की थी, इनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम बाई हुम से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, तो बाई हुम से सभी में सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। अब हम देखते हैं सेंटेंस का टेंस कौन सा है, तो रोट सेकंड फॉर्म आ रहा है, मतलब वॉज वर्ब का हम यूज करेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो जहाँ पर भी वॉज वर्ब का यूज नहीं हो रहा वो तो गलत हो जाएंगे, तो ए और बी ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम वॉज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, बीइंग का यूज नहीं करते, तो ऑप्शन डी में बीइंग का यूज भी हो रहा है, तो ये गलत होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, बाय हुम वॉज दिस पोएम रिटन। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस सी विल राइट अ लेटर विल बी। तो सी विल राइट अ लेटर, सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, तो जहाँ पर ए लेटर नहीं आ रहा वो गलत होगा, तो ऑप्शन सी और डी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद विल का यूज होगा, विल के बाद हम बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो आंसर क्या होगा, बी, ऑप्शन ए भी गलत होगा, क्योंकि विल के बाद थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होता, तो ए लेटर विल बी रिटन बाई हर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये पता लग रहा होगा कि आप एग्जाम में बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर भी पता है तो भी आप आराम से पैसिव वॉइस के क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस हु विल हेल्प यू। तो हु विल हेल्प यू का पैसिव वॉइस क्या होगा, तो सबसे पहले तो क्या होगा, हु से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो बाय हुम से हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे पैसिव वॉइस के लिए, तो जहाँ पर भी बाय हुम नहीं आ रहा वो गलत हो जाएगा, तो बी, सी और डी ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, बाय हुम विल यू बी हेल्प्ड। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज मेनी नेचुरल डिजास्टर्स। अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग कई सारी प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन सकता है, तो मेनी नेचुरल डिजास्टर्स, ये यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट ऑब्जेक्ट होगा, तो मेनी नेचुरल डिजास्टर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो सब में मेनी नेचुरल डिजास्टर्स आ रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो मॉडल का सेंटेंस है, कैन का यूज हो रहा है, तो जहाँ पर भी कैन का यूज नहीं हो रहा वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब कैन के बाद बी का यूज करते हैं, क्योंकि मॉडल्स का पैसिव वॉइस बनाने के लिए मॉडल के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कैन के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, जो गलत होगा, तो आंसर क्या होगा, बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, पिक आउट द सेंटेंस विद द करेक्ट पैसिव फॉर्म। यहाँ पर जो भी सेंटेंस करेक्ट पैसिव फॉर्म है उसको सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं, ऑल द चेयर्स हैव बीन रिपेयर्ड। ऑल द चेयर्स ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद हैव का यूज आ रहा है, चेयर्स के बाद में हम हैव का यूज कर सकते हैं, हैव के बाद हम बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो करेक्ट लग रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है। अब ऑप्शन बी, सी और डी की बात करते हैं, ऑल द चेयर्स आर बीन रिपेयर्ड। तो अगर आर की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इज आर एम के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, बीन का यूज नहीं करते, तो ऑप्शन बी तो गलत होगा। अब ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, ऑल द चेयर्स हैव बीइंग रिपेयर्ड, हैव के बाद बीन का यूज होता है ना कि बीइंग का, तो ये गलत होगा, तो ऑप्शन सी भी गलत होगा।
अब ऑप्शन डी की बात करते हैं, ऑल द चेयर्स वर बीन रिपेयर्ड। वर के बाद भी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, बीन का यूज नहीं करते, तो ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट होगा, पैसिव फॉर्म ऑल द चेयर्स हैव बीन रिपेयर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, द पैसिव वॉइस ऑफ वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क इज। अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हम मिल्क से बटर बनाते हैं, तो हम क्या बनाते हैं, बटर बनाते हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, बटर। तो बटर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो इज आर एम का यूज होगा, तो बटर के लिए हम इज का यूज करेंगे। तो जहां पर भी बटर के बाद इज का यूज नहीं हो रहा हो तो वैसे ही गलत हो जाएगा, तो बी और सी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बीइंग का यूज नहीं करते, तो ऑप्शन ए भी गलत होगा। बटर इज बीइंग मेड तो कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क इसका यूज करेंगे, तो ऑप्शन डी पूरी तरह करेक्ट होगा, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। विच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, दे हैव पेंटेड द डोर। तो सबसे पहले देखना है ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द डोर। अब देखना है सेंटेंस का टेंस कौन सा है, तो हैव पेंटेड का यूज हो रहा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हम सबसे पहले द डोर का यूज करेंगे, उसके बाद द डोर के हिसाब से हैज हैव का हम यूज करेंगे, तो द डोर के साथ हम हैज का यूज करते हैं, हैज के बाद हम बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए, वो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस भी किया था। तो आंसर क्या होगा, द डोर हैज बीन पेंटेड, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से अगर आप बेसिक जनरल रूल भी ध्यान रखते हैं तो आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पिक आउट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, दे कैरिड द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड। अब यहाँ पर सबसे पहले पता करना कि ऑब्जेक्ट क्या है, दे कैरिड द इंजर्ड प्लेयर, वे इंजर्ड प्लेयर या जख्मी खिलाड़ी को मैदान से बाहर ले गए, तो किसको बाहर ले गए, इंजर्ड प्लेयर को, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, द इंजर्ड प्लेयर। तो जहाँ पर भी द इंजर्ड प्लेयर नहीं आ रहा वो सेंटेंस हम गलत करेंगे, तो ऑफ द फील्ड ये नहीं होगा, तो द इंजर्ड प्लेयर ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम टेंस देखते हैं, टेंस कौन सा है, कैरिड, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है, तो सेकंड फॉर्म का जब यूज होता है तो हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं, तो जहाँ पर वॉज वर्ब का यूज नहीं हो रहा वो सेंटेंस गलत होंगे, तो सी और डी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, द इंजर्ड प्लेयर वॉज कैरिड ऑफ द फील्ड बाय देम। तो इस वीडियो में प्रीवियस ईयर्स में आपके रीट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनकी हमने बात की, तो आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में बहुत आसान क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो आपको सिर्फ बेसिक टेंस का कन्वर्जन देखना है कि किस तरीके से हम अलग अलग टेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं, तो आप पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो इसी तरीके के वीडियोज हम और टॉपिक्स पर भी बनाएंगे जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए,